ये आपके जनसत्ता का आज का संपादकीय पाठ है। देखिए संपादकीय पाठ ये आर्टिकल एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी मिलती है, तो इन्हें आप लोग जरूर पढ़ा करिएगा। शिक्षा प्राप्त करने की 3 आधार स्तंभ हैं: अधिक निरीक्षण करना, अधिक अनुभव करना और अधिक अध्ययन करना। एक कैथराल ने कहा है। महिलाओं का अधूरा सशक्तिकरण, आजकल खूब आप देखते हैं महिलाओं के सशक्तिकरण की भी बातें हो रही हैं। और आजकल तो आप देखते हैं कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है, उन्हें जहां भी मौका मिल रहा है बहुत बेहतर प्रदर्शन कर पा रही हैं। विश्व की आबादी का लगभग आधा हिस्सा महिलाओं का है, जो पुरुषों की अपेक्षा कुल काम का 2/3 हिस्सा करती हैं। आज भी कुल आमदनी का लगभग 10वां हिस्सा पाती हैं। महिलाओं के काम के घंटे अमूमन पुरुषों की अपेक्षा अधिक होते हैं, क्योंकि बच्चों की देखभाल से लेकर घर की सारी जिम्मेदारियां अधिकतर महिलाओं की होती हैं। अपने घर में हम लोग महिलाओं को देख लीजिए, माँ बहन जो भी दादी नानी जो भी रहती हैं, आपने देखा होगा कि वो सुबह 4 से 5 बजे उठ जाएंगी, दिन भर कुछ ना कुछ करती रहेंगी, रात में 10 बजे 11 बजे वो जाकर सोती हैं, सबसे ज़्यादा काम करती हैं। फिर भी हम लोग क्या करते हैं, 7-8 घंटे कहीं नौकरी करके आते हैं और हम लोग ऐसे दिखाते हैं जैसा पूरा हम ही कर रहे हैं। हालांकि पुरुष भी अब घर के कार्यों में मदद करने लगे हैं, पर उनकी संख्या बहुत कम है। इसके अलावा आय अर्जन में भी महिलाएं अपनी भूमिका निभाती हैं। फिर भी अधिकांश महिलाओं को आज भी कुपोषण और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। खासकर गांव की निरक्षर और अल्प शिक्षित महिलाओं के पास पढ़ने लिखने का समय नहीं है। जो थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी हैं, उनके पास सुविधाओं का अभाव है। ऐसे में महिलाओं का सही मायने में सशक्तिकरण आज भी मुख्य मुद्दा बना हुआ है। दरअसल सशक्तिकरण आज विकास की मुख्य धारा का एक बहुविचारित शब्द है। यह एक ऐसा विचार बन गया है जो केवल एक व्यक्तित्व की पहचान से संबंधित नहीं, बल्कि विस्तृत अर्थों में यह मानव अधिकारों और सामाजिक न्याय का विश्लेषण भी करता है। एक सशक्त व्यक्ति वह है जो अपने अंदर आत्मविश्वास, आत्मसम्मान का अनुभव करता है, जो अपने सामाजिक और राजनीतिक वातावरण को समझने की विश्लेषणात्मक दृष्टि और उन निर्णयों को बदलने की क्षमता रखता है और जिनसे उसका अपना जीवन प्रभावित होता है। महिला सशक्तिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें महिलाएं घरेलू, सामाजिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने अधिकारों को जानते समझते और उनका उपयोग करते हुए जीवन पर स्वयं का नियंत्रण रखती हैं। सशक्तिकरण का मतलब महिलाएं व्यक्तिगत रूप से निर्णय लेने में पूरी तरह सक्षम और आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक स्तर पर निर्णय की प्रक्रिया में शामिल हो, अपना लक्ष्य तय करने और उसे हासिल करने के लिए स्वतंत्र हो। सशक्तिकरण को 6 आयामों से जोड़कर देखा जा सकता है: बौद्धिक, मानसिक, आर्थिक और सामाजिक और राजनीतिक और कानूनी सशक्तिकरण। बौद्धिक सशक्तिकरण वह स्थिति है जिसमें महिलाएं समाज में स्थूल और सूक्ष्म रूप में अपने द्वयम दर्जे के होने के कारणों को समझती हैं। पर आज की परिस्थितियों को देखें तो बौद्धिक सशक्तिकरण की परछाई भी महिलाओं को एक बहुत बड़े वर्ग को छू तक नहीं पाई है। आज भी पुरानी परंपराएं, मान्यताओं का निर्वहन ये महिलाएं बिना कोई सवाल उठाए, बिना उसका उचित समझे किए जा रही हैं। और मानसिक सशक्तिकरण महिलाओं में अपनी स्थिति बेहतर बनाने की भावना का विकास करता है। इसका मतलब है कि उनमें यह विश्वास पक्का करता है वे बदलाव के प्रयासों में सफल हो सकती हैं। इससे उनमें दृढ़ता, आत्मविश्वास, निडरता और साहस जैसे गुणों का विकास होता है। पर मानसिक सशक्तिकरण भी महिलाओं के संदर्भ में कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि जब वे अपनी अवस्था में बदलाव या फिर परिवर्तन की कल्पना ही नहीं कर सकती तो उसे बेहतर बनाने के प्रयास करने का तो कोई सवाल ही नहीं है। और आप देखिए, आर्थिक सशक्तिकरण महिलाओं को उत्पादकता से जोड़ना और उन्हें कुछ हद तक स्वतंत्र बनाता है। बड़ी संख्या में महिलाएं उत्पादकता से जोड़कर धन अर्जन करने लगी हैं, पर इनमें से अधिकांश उस धन को खर्च करने का अधिकार नहीं रखती हैं, इसलिए बौद्धिक और मानसिक रूप से स्वतंत्र नहीं हो पाई हैं। कानूनी जानकारी का भी उनमें अभाव है और इसके अलावा घर, परिवार, बच्चों के प्रति उनकी जिम्मेदारी की भावना भी आप देखते हैं कि उनके निर्णय क्षमता को प्रभावित करती है। इसलिए आर्थिक रूप से सक्षम होते हुए भी स्वतंत्र रूप से निर्णय नहीं ले पाती हैं। सशक्तिकरण केवल व्यक्ति की जागरूकता से नहीं, बल्कि यह एक समूह की जागरूकता और समूह के कार्यों से संबंधित है। पहले राजनीति में महिलाओं की संख्या नगण्य थी, पर आज स्थितियां बदली हैं और महिलाएं अब राजनीतिक पटल पर दिखने लगी हैं। राजनीति में 33% आरक्षण ने महिलाओं के लिए विकास का एक नया रास्ता खोला। हालांकि एक साधारण महिला के लिए राजनीति में आना और टिकना आज भी एक बड़ी चुनौती है। अगर ग्रामीण इलाकों में देखें तो वहां की स्थिति में भी बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आया, जहां महिला सरपंच का पति, बेटा या ससुर ही उसका सारा कामकाज संभालता है। सरपंच पति नाम सुना होगा आप लोगों ने। महिला भरी चुनाव जीत जाएगी, लेकिन पूरा काम वो क्या पुरुष संभालेगा। सामाजिक सशक्तिकरण समाज के विभिन्न वर्गों, संस्कृतियों,
कार्यों के बीच शक्ति विभाजन में बदलाव की एक प्रक्रिया है। पहले महिलाएं सामाजिक विकास के पहलुओं से अनभिज्ञ हुआ करती थी, पर आज परिदृश्य बहुत बदला हुआ है। महिलाएं समाज की स्थितियों पर न केवल नजर रखे हुए हैं, बल्कि सामाजिक विकास की पूरी प्रक्रिया में सक्रिय हिस्सेदारी निभाने की कोशिश में जुटी हैं। लेकिन केवल महिलाओं की हिस्सेदारी से उनका सशक्तिकरण संभव नहीं है। पुरुषों को भी महिलाओं के सामाजिक सशक्तिकरण में अपनी भूमिका सुनिश्चित करनी होगी। महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई कानून देश में बने हुए हैं, मगर महिलाओं की सुरक्षा आज भी एक अहम मसला बना हुआ है और यह चिंता का विषय है। महिलाओं को विभिन्न कारणों से परिवार और समाज में प्रताड़ित करने, घरेलू हिंसा और यौन हिंसा जैसे अपराध कम नहीं हो रहे हैं। ऐसा क्यों? इसके कई कारण देखे जा सकते हैं। सबसे पहला कारण तो जानकारी का अभाव। जिन लोगों के लिए कानून बने हैं उन्हें पता ही नहीं है। अगर पता भी है तो किस तरह इसका लाभ उन्हें मिल सकता है, इसकी जानकारी का अभाव है। दूसरा कारण है कि अगर महिलाओं के फायदे के लिए कानून बने तो उसी कानून में कई ऐसे छिद्र भी हैं जिससे अपराधियों को समय पर सजा नहीं मिल पाती है, वे संदेह के लाभ में बरी कर दिए जाते हैं। तीसरा कारण मान सकते हैं कि पुरुष प्रधान समाज की मानसिकता को, जहां आज भी पीड़ित महिला को ही प्रथम दृष्टया कसूरवार मान लिया जाता है। इसके अलावा महिलाओं के मानसिक और बौद्धिक रूप से सशक्त नहीं होने के कारण उनमें साहस, आत्मविश्वास और दृढ़ता जैसे गुणों की कमी है। ये आप देखिए चुनौतियां बताई जा रही हैं। जरूरत इस बात की भी है कि समाज की उस मानसिकता को बदलने के लिए प्रयास तेज किए जाएं, जहां महिलाओं को आज भी केवल एक वस्तु या परिवार की इज्जत के रूप में ही देखा जाता है, ना कि एक इंसान के रूप में। कुल मिलाकर महिलाओं के सशक्तिकरण का प्रयास अभी पूरा नहीं हुआ है। इस दिशा में अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। खासकर महिलाओं को मानसिक और बौद्धिक रूप से जागरूक और सशक्त बनाने की बेहद जरूरत है। वैसे साक्षरता महिलाओं की स्वतंत्रता के लिए सबसे जरूरी है, अहम साधन माना गया, जो उन्हें आप देखिए ज्ञान, कौशल, आत्मविश्वास के जरिए विकास की मुख्य धारा से जोड़ता है। अगर समाज की हर एक महिला साक्षर हो जाए तो हमें उन्हें सशक्त बनाने में आसानी होगी। क्या होगी? आसानी होगी। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग बता सकते हैं। स्वभाव के स्रोत। वर्तमान में समझदार लोग यह कहने लगे हैं कि ये जमाना जाग के धर रहा है। सब और बच्चों और युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक के स्वभाव में परिवर्तन दिखाई दे रहा है। यह स्वभाव उनके व्यवहार में परिलक्षित होता है, यानी उनके व्यवहार को देखकर ही उनके स्वभाव का निर्धारण कर दिया जाता है। स्वभाव का निर्धारण सामने वाले के बोल चाल, कार्य व्यवहार, मानसिक समझ, समाज में परस्पर उचित अनुचित क्रिया प्रतिक्रिया व्यक्त करने पर किया जाता है और इसमें आप देखिए व्यवहार उनके स्वभाव का प्रचार कर देते हैं। यह ध्यान रखने की जरूरत है कि किसी एक के कहने पर ही तुरंत सामने वाले के व्यवहार के बारे में अंतिम रूप से अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि इसमें व्यवहार निश्चित करने वाले की मंशा, उसके मन में छिपे धैर्य को भी समझना जरूरी होता है। अन्यथा हम गलत निर्णय पर पहुंचकर स्वभाव के असत्य प्रचार के भागीदार हो सकते हैं, क्योंकि समय और परिस्थितियां इसमें प्रमुख भूमिका निभाती हैं। किसी में भी स्वभाव का निर्माण बचपन या किशोरावस्था से ही उसके प्रति किए जा रहे व्यवहार, अकेलेपन या पारिवारिक सामाजिक वातावरण या उसकी परवरिश की प्रक्रिया में बनने लगता है। किसी के अच्छे या बुरे स्वभाव के विकास में उसके पालन पोषण, परिवार, समाज का वातावरण, संस्कृति, परंपराएं, धार्मिक मान्यताएं, रीति रिवाज जैसी परिस्थितियों का योगदान होता है। इसमें सकारात्मक, नकारात्मक दृष्टिकोण भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। स्वभाव के निर्धारण में सबसे पहले उस महसूस करना, फिर सोचना, सदनुसार व्यवहार करना होता है। व्यक्ति के स्वभाव में सद्गुणों का समावेश जैसे ईमानदारी, कर्मठता, अनुशासन, धैर्य, मिलनसारिता, सत्यवादी, नैतिकता, जिज्ञासुपन, परस्पर सहयोग, वृत्ति, प्रसन्नता आदि का समावेश होता है। तो उसके अनुसार व्यवहार समाज के सामने आता है और उसके स्वभाव में मानवोचित गुणहीनता प्रकट होती है तो उसे असह्य, अव्यवहारिक या बुरे स्वभाव वाला घोषित कर दिया जाता है। किसी का स्वभाव बनाने में भाषा, जाति, धर्म, परिवेश और जीवन शैली भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी से उसके व्यवहार में उपेक्षा, कहना न मानना, झूठ, अनुशासनहीनता, विपरीत दिनचर्या या रहन सहन, अति लाभ, परिवार समाज द्रोह, कार्य व्यापार में दोहरापन, धर्म की आड़ में पारिवारिक व्यक्तिगत लाभ आदि प्रक्रियाएं देखने को मिलती हैं। यह सब मनुष्य के स्वभाव से बनती हैं, जन्म लेती हैं और आप देखिए मनुष्य का स्वभाव उसके अकेलेपन या परिवार समाज में बनने लगता है। परिवर्ष और माहौल अच्छा है तो वह अच्छे स्वभाव वाला व्यक्ति बनेगा। खराब या दबावपूर्ण माहौल में परवरिश हो रही है तो खराब स्वभाव का निर्माण ही संभावना ज्यादा रहती है।
लेकिन कभी-कभी यह भी देखने में भी आता है कि ऐसे माहौल में रहने वाला कोई व्यक्ति अच्छे स्वभाव को लेकर भी समाज में उभर आता है। कभी जीवन के मध्य में भी स्वभाव बदलते देखा गया है। सामाजिक रूप से नकारात्मक स्वभाव वाले भी उत्तम व्यवहार लेकर सामने आ जाते हैं, लेकिन यह बहुत कम होता है। जैसे वातावरण अनुकूलन जैसे स्वभाव और व्यवहार, चुनाव में वोट पाने की होड़ के अमर्यादित तरीकों ने लोगों के स्वभाव व्यवहार की दिशा बदल दी है। जो व्यक्ति केवल अच्छी बातों को दिखाता है, उसके पीछे अपना हित लाभ ज्यादा छिपा है। यह स्वभाव का दोहरापन उजागर होता है। जहां तक सामाजिक मूल्यों की बात है, तो स्वभाव में सामाजिक मूल्य सापेक्ष और विरोधात्मक दोनों निर्धारित कर दिए जाते हैं। सापेक्ष से अपेक्षा कि वह शांत चित्त, सहयोगी, धैर्यपूर्वक, समझदार प्रतिक्रिया व्यक्त करने वाला व्यक्ति हो, सहज, आत्मीय, उत्साहवर्धक, संवेदी, परिस्थिति के अनुसार अनुकूल प्रतिक्रिया या फिर व्यवहार करने वाला व्यक्ति हो। ऐसे लोगों को सकारात्मक स्वभाव वाला व्यक्ति भी कहा जाता है, और जिसके व्यवहार में हमेशा जरा सी बात को लेकर गुस्सा या उग्रता आ जाती है, वह झगड़े पर उतारू हो जाता हो, तो परिचित या फिर व्यवहारी जन उसे उग्र, क्रोधी, नकारात्मक स्वभाव वाला, हर समय असंतुष्ट रहने वाला, कुछ भी बोल देने वाला स्वभाव से चिन्हित कर देते हैं। लेकिन अच्छे या बुरे स्वभाव का निर्धारण एक बार में नहीं हो पाता है, और जरूरत है संबंधित व्यक्ति के बारे में निष्पक्ष रूप से सोचा जाए। हालांकि कुछ लोगों का स्वभाव एक से अधिक बार साथ रहने पर भी पता नहीं चलता है। ऐसे लोग अपने को एकदम अभिव्यक्ति करने वाले नहीं होते हैं। कुछ लोग बनावटी स्वभाव वाले होते हैं, जैसा उनके व्यवहार में आप देखते हैं दिखाई देता है, और भी वैसे होते नहीं है। अपने हित के लिए सामाजिक एकता से खिलवाड़ करते रहना उनका स्वभाव बन जाता है, और तब आम आदमी यह समझ नहीं पाता कि ऐसे व्यक्ति का स्वभाव कैसा है, और सामाजिक और राष्ट्रीय मूल्यों के हित में है या नहीं। घर हो, परिवार हो, समाज हो या राष्ट्र, जहां आह के कारण अपने आप को श्रेष्ठ समझने वाले अहंकार की भावना से युक्त तो ओछे व्यवहार, धोखा, झूठ, असंगत स्वभाव से उपजे व्यवहार करने वाले लोग होते हैं, वहां हर समय घर, परिवार, समाज, राष्ट्र, संसार में असंतोष और परस्पर भय की उपजा रहता है। कब कौन बिना कारण कोई किसका नुकसान पहुंचा दे, इसकी जगह हर जगह अच्छे स्वभाव का निर्माण और निर्धारण जरूरी है। यह हर मनुष्य का दायित्व है। ये आप देखेंगे टिप्पणियां हैं छोटी छोटी, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं। इसका पीडीएफ आपको एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना, वहाँ डाल दी जाती है, तो वहाँ से जाकर पढ़ लिया करिएगा, डाउनलोड कर लिया करिएगा। ये अव्यवस्था के तीर्थ स्थल लोगों की आस्था के साथ साथ पर्यटन, रोजगार और राजस्व अर्जन के महत्वपूर्ण केंद्र होते हैं। अपेक्षा की जाती है कि ऐसी जगहों पर लोगों की आवाजाही, रुकने, ठहरने और खाने पीने की समुचित और सुविधाजनक व्यवस्था हो। सरकारें तीर्थ स्थलों के विकास, वहां श्रद्धालुओं और सैलानियों को आकर्षित करने का प्रयास करती हैं। इस दृष्टि से अनेक तीर्थ स्थलों तक पहुंचने वाली सड़कों को चौड़ी करने, सुरंगों, ऊपरीगामी पुलों आदि के निर्माण, होटल, मोटेल आदि की सुविधाएं विकसित करने के प्रयास किए गए। इसका असर भी नजर आता है। अनेक तीर्थ स्थलों पर लोगों की आवाजाही काफी बढ़ गई है, मगर इसके साथ ही इन जगहों पर कमाई की होड़ में कई अव्यवस्थाएं पनपी हैं। इसका नतीजा है कि दुर्गम जगहों, पहाड़ों के तीर्थ स्थलों पर हादसे बढ़े हैं, जिनमें हर वर्ष बहुत सारे श्रद्धालु सैलानियों की जान चली जाती है। इस मामले में उत्तराखंड के तीर्थस्थल पर अव्यवस्था की वजह से होने वाले हादसों को लेकर सबसे अधिक सवाल उठते हैं। इस वर्ष चारधाम यात्रा शुरू होने के बाद से 2 महीने के भीतर सड़क दुर्घटनाओं, हेलीकॉप्टर हादसे आदि की वजह से करीब 60 लोगों की जान जा चुकी है। हालांकि प्रशासन का दावा है कि वह यात्रियों की हर सुविधा का ध्यान रखता है, पर सच्चाई है कि अव्यवस्था के कारण चारधाम यात्रा में कई तरह की असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। ये है उत्तराखंड। देहरादून इसकी राजधानी है। सन 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। इसकी सीमा चाइना, नेपाल से लगती है। राज्यों में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से लगती है। किससे? उत्तर प्रदेश से लगती है। हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश। यूं सैलानियों की बढ़ती तादाद, उनकी सुविधाओं के मद्देनजर किए जा रहे निर्माण कार्यों की वजह से उत्तराखंड के पर्यावरण को पहुंच रहे भारी नुकसान को लेकर लंबे समय से आवाजें उठती रही हैं। वहां के पहाड़ भंगुर हैं। निर्माण कार्यों, अतार्किक ढंग से बने रहे भवनों, सड़कों आदि के कारण उनमें दरारें पड़ने की शिकायत आती रहती हैं। तेज बरसात में भूस्खलन से जब तब तबाही के मंजर उपस्थित हो जाते हैं। इसलिए इस बात पर जोर दिया जाता है कि वहां सैलानियों और पर्यटक संबंधी गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखी जाए, उन्हें नियंत्रित, संतुलित किया जाए, ताकि अधिक भीड़भाड़ से असुविधाओं और जोखिम की स्थिति न बने। पर प्रशासन ने जैसे वहां कारोबारियों को मनमानी की छूट दे रखी, इसी का नतीजा है कि हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध कराने वाले तय मानकों को ताक पर रखते हुए उड़ान भरते हैं, और यही हाल वहां टैक्सी आदि की सेवाएं उपलब्ध कराने वालों का है। हालांकि उत्तराखंड तीर्थस्थल, पर्यटन स्थल इस मामले में अपवाद नहीं है। हर तीर्थस्थल पर कमोबेश यही हाल है। जिन जगहों पर अधिक भीड़भाड़
होने का अनुमान रहता है वहाँ कायदे से लोगों की आवाजाही को नियंत्रित करने के ठोस उपाय होने चाहिए, मगर ज़्यादातर धार्मिक स्थलों पर यात्रियों को उनके भरोसे छोड़ दिया जाता है। कहीं कहीं कभी कभार कोई स्वयंसेवक लोगों को संभालते देखे जाते हैं, पर भीड़ अधिक हो जाने पर वे भी अवश्य हो जाते हैं, और जिसका नतीजा कई बार हादसों में सामने आता है। अमरनाथ यात्रा की एक व्यवस्था बनी हुई है जिसमें श्रद्धालुओं का पंजीकरण किया जाता है, उन्हें अलग अलग समय पर आगे बढ़ने दिया जाता है। चारधाम यात्रा भी अगर भीड़भाड़ काफ़ी बढ़ती देखी जा रही है तो वहाँ ऐसी कोई व्यवस्था क्यों नहीं की जा सकती जिसमें यात्रियों को चरणबद्ध तरीके से रवाना किया जाए और सुरक्षित वापस लौटाया जाए। भाषा पर सियासत। देश में हर व्यक्ति को अपनी भाषा के चयन की आज़ादी है। जाहिर है कि कोई भी व्यक्ति उसी भाषा को तरजीह देगा जो उसके लिए सहज होगी। हालांकि बदलते वक्त के साथ जीवन में बढ़ती जरूरतों के हिसाब से एक से ज़्यादा भाषाएं सीखने के महत्व पर को भी नकारा नहीं जा सकता है, मगर भाषा को लेकर विवाद की गुंजाइश क्यों पैदा हो रही है। और देखिए कई राज्यों में आप देखते हैं भाषा को लेकर विवाद रहता है। महाराष्ट्र में आप देख ही रहे हैं, आप लोग तमिलनाडु में देखते ही हैं। किसी एक भाषा के लिए दूसरी भाषा का विरोध करना कितना तर्कसंगत है, यह सवाल फिर से गूंजने लगा। दक्षिण के कुछ राज्य हिंदी थोपे जाने का आरोप लगाते हुए इसके खिलाफ फिर मुखर होने लगे। तमिलनाडु के बाद अब महाराष्ट्र में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के त्रिभाषा सूत्र का विरोध हो रहा है, जबकि केंद्रीय गृह मंत्री ने साफ किया है कि हिंदी किसी भाषा की विरोधी नहीं है, बल्कि यह सभी भारतीय भाषाओं की साखी है और देश में किसी विदेशी भाषा का विरोध नहीं होना चाहिए। ये आप देख लीजिए, महाराष्ट्र है, मुंबई इसकी राजधानी देखने को मिलेगा। 1 मई 1960 में इसे राज्य बनाया गया था। इसकी सीमा गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा से लगती है। विधानसभा में 288 सीटें हैं, विधान परिषद में 78 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 सीटें हैं, लोकसभा में 48 सीटें, 3,07,713 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और एक यहाँ के CP राधाकृष्णन राज्यपाल हैं, देवेंद्र फडणवीस यहाँ के मुख्यमंत्री देखने को मिलेंगे। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पहले नंबर पर क्षेत्रफल में राजस्थान, दूसरे पर मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र का नंबर आता है। दरअसल नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में राज्यों में 3 भाषाएं पढ़ाए जाने की बात कही गई। इनमें भाषाओं का चयन राज्यों, क्षेत्रों और निश्चित रूप से स्वयं छात्रों की पसंद के आधार पर तय करने की बात कही गई। बशर्ते 3 भाषाओं में से कम 2 भारत की मूल भाषाएं हों। इस नीति के आधार पर महाराष्ट्र सरकार ने हाल में कक्षा 1 से 5वीं तक तीसरी भाषा के रूप में हिंदी पढ़ाए जाने का फैसला किया। शिवसेना, उद्धव और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मन से इसका पुरजोर विरोध कर रही है। और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार के अध्यक्ष शरद पवार का कहना है कि हिंदी किसी भी राज्य पर थोपी नहीं जानी चाहिए। यह बात सही है कि किसी भी राज्य, समाज या व्यक्ति को एक भाषा अपनाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है, लेकिन हिंदी के प्रति एक खास तरह के पूर्वाग्रह का क्या औचित्य हो सकता है। अगर कोई अपनी इच्छा से किसी भाषा का चयन करना चाहे तो उसे रोकना न्यायसंगत नहीं होगा। विद्यालयों में भाषा के चयन का फैसला विद्यार्थियों की रुचि के आधार पर हो तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। बाकी आप लोग बताइए। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ की कहानी कबर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद।